मनोज वाजपेयी की कहानी को लेकर के। मनोज वाजपेयी बेतिया से दिल्ली पहुंचते हैं और इस उम्मीद में पहुंचते हैं कि वो एनएसडी में एडमिशन ले लेंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लेंगे, और लगातार 4 बार कोशिश करते हैं। हर बार नाकामयाबी उन्हें हाथ में लगती है। 44 पुकारा जाता था रोल नंबर, तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, और ये स्वाभाविक है। वो पूरा किस्सा किताब में दर्ज है कि कैसे उन्होंने उस लड़की से बात की, नहीं की, हाँ, क्या बिल्कुल हुआ। बिल्कुल। राम गोपाल वर्मा ने मनोज वाजपेयी को बनाने में पूरी मदद भी की, शुरुआत भी की, और फिर राम गोपाल वर्मा से उनका एक लंबा झगड़ा भी हुआ, और फिर राम गोपाल वर्मा उनको सरकार 3 में भी लेते हैं। किताब बेसिकली मनोज जी के जीवन के संघर्ष और उनकी जीवन यात्रा पर ज्यादा फोकस है। बिहार के बेतिया में हड़बड़ुआ नदी के किनारे रहने वाले गांव का एक लड़का जब बेतिया शहर पहुंचता है, इंटर कॉलेज में पढ़ता है, तो उसके दोस्त उसे 44वां कहते हैं। जब वो दिल्ली पहुंचता है, एनएसडी में अभिनय की ख्वाहिश लिए पहुंचता है और नाकाम होता है, तो थिएटर का रुख करता है। वहाँ से वो मुंबई पहुँचता है, तब बम्बई हुआ करती थी, और जब वो सत्या फिल्म में पूछता है कि मुंबई का किंग कौन, तो सिर्फ एक जवाब आता है, भीखू म्हात्रे। वो भीखू म्हात्रे एक लंबे संघर्ष के बाद जब गैंग्स ऑफ वासेपुर में आता है, तो कहता है कि सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा। और उसके बाद वो आदमी दिखता है फैमिली मैन में, जो सबके लिए एवरी मैन हो जाता है। उस आदमी का नाम है मनोज वाजपेयी, और मनोज वाजपेयी पर एक पहली किताब आई है जिसको लिखा है वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पांडे ने, जो हमारे हाथ में है। ये मनोज वाजपेयी के जीवन संघर्ष की पूरी दास्तान है। तो इस पूरी किताब के बनने की प्रक्रिया, मनोज वाजपेयी के बनने की प्रक्रिया के बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं पीयूष पांडे। तो हम उनसे बात करेंगे इस किताब के बारे में, मनोज वाजपेयी के बारे में, और मनोज वाजपेयी के संघर्षों के बारे में। अविनाश, मनोज वाजपेयी के फैन हम सभी लोग हैं, उनकी अदाकारी के प्रशंसक हम सभी लोग हैं। मैंने किताब में जिक्र भी किया है कि सत्या जब मैंने कॉलेज के दिनों में देखी, तब पहली बार समझ में आया कि ऐसा एक्टर कौन है जिसने ये रोल अदा किया है, भीखू म्हात्रे का जो किरदार था। लेकिन वो कॉलेज के दिनों की बात है, 1998 की बात है। लेकिन मेरा मनोज जी से परिचय हुआ 2008 में, जब मैंने एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाया था itsmyblog.com, और मनोज वाजपेयी को मैंने उस प्लेटफॉर्म से जोड़ा था। तो वो उस प्लेटफॉर्म पर लिखते थे, मेरे प्लेटफॉर्म पर लिखते थे, और अमूमन लिखते क्या थे, वो बेसिकली बोलते थे, टाइप में करता था उनकी पोस्ट, क्योंकि अमूमन कभी भी उनका फोन आता था जब उनके मन में कुछ आता था कि मैं ये लिखना चाहता हूं ब्लॉग पर, और हिंदी ब्लॉग था उनका जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कराते थे। तो वहां से 2008 से परिचय हुआ मेरा, कई सारे ब्लॉग्स लिखे, उस दौरान कई बार बात हुई, अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। फिर मैं प्रभात खबर, एक बहुत बड़ा अखबार है झारखंड और बिहार का, तो उसका मैं 1 साल कंसल्टेंट था। तो कंसल्टेंट रहने के दौरान मैंने मनोज जी का एक स्तंभ शुरू किया एडिट पेज पर वहां पर। तो उस दौरान फिर उनसे बात कई बार होती थी, उनके जो संपादकीय पेज पर आलेख किस तरह के जाने चाहिए उस पर बात होती थी। तो इस तरह उनसे परिचय हुआ। फिर कभी कभी उनकी फिल्म आती थी तो मैं इंटरव्यू कर देता था, क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में रहा उस दौरान। तो उनका इंटरव्यू किया, उनसे बातें की। तो ये तो एक प्रोसेस था उनसे परिचय का 2008 से। लेकिन 2019 में एक दिन मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि मनोज जी के जो हम किस्से छोटे छोटे पढ़ते रहते हैं फुटकर उनके संघर्षों के, तो उनकी संघर्ष की कहानी इतनी दिलचस्प है, जो किस्सों में, छोटे छोटे किस्सों में मुझे पता थी। मैंने कहा अगर इस किस्सों को एक कहानी की शक्ल दी जाए, उनकी पूरी जीवन यात्रा को परखा जाए, समझा जाए, तो एक अच्छी बायोग्राफी बन सकती है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने मनोज जी को अचानक फोन कर दिया। मैंने कहा कि मेरे मन में एक ख्याल है कि मैं आपकी बायोग्राफी लिखना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें और आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से मिलवाने की गारंटी दें, क्योंकि बिना उनके नहीं हो सकता वो। बाकी लोगों से तो मैं मिल सकता था अपने निजी संपर्कों से, लेकिन उनके माता पिता, उनके भाई बहन उनकी परमिशन के बिना नहीं मिलते। तो उन्होंने सहर्ष, हाँ, बचपन के दोस्त, मतलब फिर हुआ ये कि उन्होंने अपने जो रिश्तेदार थे, खासकर भाई बहन और माता पिता, उनसे मनोज जी ने मुझे मिलवा दिया। बाकी जितने भी लोगों से मैंने बात की है, मैंने अपने प्रयासों से बात की है। ये अलग बात है कि उनमें से जो बहुत खास दोस्त मनोज जी के होंगे, उन्होंने अवश्य मनोज जी से पूछा होगा कि भाई पीयूष का फोन आया है, बात।
हाँ करनी है कि नहीं, जो भी बात हुई होगी, लेकिन मनोज जी ने किसी को मना नहीं किया और सबसे मेरी बात हुई और एक किताब अब आपके सामने है। क्योंकि इसमें इतने इंटरेस्टिंग किस्से हैं कि मुझे लगता है कि वो जो एकदम कोर ग्रुप होता है दोस्तों का, उसके बीच ही होता है ना। तभी तो जब आप बताते हैं कि मनोज वाजपेयी बेतिया में इंटर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और जब क्लास टीचर रोल नंबर 44 पुकारता है तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और दोस्त उनको 44वां कहते हैं। क्या है सर वो कहानी पूरी? क्योंकि मैंने कहानी आपने पढ़ लिया कि दर्शक पढ़े, लेकिन आपके हाँ, छोटे गांव कस्बों में रहने वाले हम सब लोग जो वहां रहे हैं उन्हें मालूम है कि खासकर आज से 15-20 साल पहले, अब थोड़ा माहौल बदला है, कि जो क्लास की लड़कियां हैं या स्कूल की लड़कियां हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, लड़कों के लिए बात करना कितना मुश्किल हुआ करता था। और ये बात तो 1980 से भी पहले की है। तो वो दौर तो, और बिहार के एक छोटे सी जगह की, बेतिया की, तो वहां पर बहुत मुश्किल होता था लड़के लड़कियों का आपस में बात करना, भले ही वो को एजुकेशन क्यों ना हो। तो उस दौरान मनोज जी का जो किस्सा है वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एक क्लास की लड़की उन्हें शायद पसंद थी जिसका रोल नंबर 44 था, और जब वो 44 पुकारा जाता था रोल नंबर तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और ये स्वाभाविक है। वो पूरा किस्सा किताब में दर्ज है कि कैसे उन्होंने उस लड़की से बात की, नहीं की, हाँ, क्या बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उसको ज्यादा खोल नहीं रहा हूं क्योंकि दर्शक उसको पढ़ें तो उसको अनुभूति कर सकेंगे कि उस समय के बचपन में जो प्रेम होता था और जो उसकी प्रतिभूति होती थी वो कैसी होती थी। इससे आगे जब मैं बढ़ता हूँ इस किताब को पढ़ते हुए, इस रचना प्रक्रिया को पढ़ते हुए, और मनोज वाजपेयी जब दिल्ली आते हैं उनसे कहा जाता है कि 302 नंबर की बस पकड़ लेना। सैकड़ों बसें होती हैं 302 नंबर की, लेकिन वो नहीं खोज पाते हैं। आपने लिखा है, मैं बता सकता हूं, लेकिन आप बताइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है। नहीं अविनाश जी, वो मतलब मुझे लगता है कि ये किस्से हर वो व्यक्ति उससे रिलेट कर सकता है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश के छोटे इलाकों से दिल्ली पहुंचा। क्योंकि दिल्ली की दुनिया उस वक्त जब हम लोग आए, मैं भी 1995-96 में जब दिल्ली पहली बार आया, तो ऐसी भागती दौड़ती जिंदगी दिखती थी। और जिसने देखी ही नहीं है वो बसें जो शहर में चलती हैं, तो मनोज जी के संग भी वो अनुभव रहा होगा जिसका जिक्र उन्होंने किया है उसमें, कि हम लोग जब देखते हैं जो रेड लाइन, ब्लू लाइन बसें होती थी, उसके ऊपर लिखा रहता था कि रूट नंबर 302, 304, जो भी, अगर मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो 100 नंबर की बस होती थी मॉरिस नगर की। तो वो शायद रजिस्ट्रेशन नंबर जो प्लेट होती है नीचे, उसमें 302 नंबर तलाश रहे थे जो DL 5C और जितना नंबर बस का है उस हिसाब से। और लेकिन वो नंबर ऊपर कहीं ऊपर, हाँ, आज भी वो बसें चलती हैं, सबके ऊपर नंबर रखा हुआ है। हम लोगों ने भी तो उन बसों से खूब यात्रा पहला अनुभव है दिल्ली में, किसी ने उनसे कहा कि 300 नंबर की बस, 302 नंबर की बस में चढ़ के जाना है आपको, और वो रजिस्ट्रेशन प्लेट में तलाश रहे होंगे कि 302 नंबर कहाँ है। तो यही जब नए शहर में आदमी पहुंचता है, वो खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में, तो वो दुनिया इतनी विस्मयकारी लगती है, इतनी भागती दौड़ती होती है। अगर आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं और लोकल ट्रेन में जाते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता पहली बार कि भाई जाना कहाँ है, किधर से चढ़ना है, ये स्टेशन कैसे टिकट लेना है। वही अपने आप में बड़ी बात होती है कई बार। पीयूष सर, हम आगे बढ़ें मनोज वाजपेयी की कहानी को लेकर के। मनोज वाजपेयी बेतिया से दिल्ली पहुंचते हैं और इस उम्मीद में पहुंचते हैं कि वो NSD में एडमिशन ले लेंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लेंगे, और लगातार 4 बार कोशिश करते हैं। हर बार नाकामयाबी उन्हें हाथ में लगती है, और इन नाकामयाबी के बीच वो थिएटर में खुद को इतना स्थापित करते हैं, शमसुल इस्लाम से लेकर के और बैरी जॉन तक की ट्रेनिंग के दौरान, कि वो खुद में अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हो चुके होते हैं उस वक्त। फिर भी वो क्या खलिश थी कि वो बार बार चाहते थे कि NSD में उनका एडमिशन हो ही जाए। कभी इस पे विस्तार से बात हुई थी क्या आपकी? इस पे तो बहुत विस्तार से किताब में लिखा ही है कि मुझे लगता है कि हाँ, कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक ऐसी जगह है, एक ऐसा संस्थान है जहां बहुत बड़े बड़े थिएटर कर्मी आपको प्रशिक्षित करते हैं। और जब आप उस कैंपस में पहुंच जाते हैं तो जिंदगी की जो बाकी संघर्ष है उससे मुक्ति मिल जाती है। खासकर जब आप छोटी जगह से आए हैं, आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पे आप एक आर्ट में, एक विधा में पारंगत होना चाहते हैं, और तो आप चाहते हैं कि आपको बाकी संघर्ष ना करने पड़े। आपको कहीं दूसरी जगह रहना है, किराए के घर में रहना है, तो वहां के अलग झंझट होते हैं, वहां से आना जाना कहीं भी वो एक अलग ट्रांसपोर्टेशन टाइम में, खासकर उस दौर में तो बहुत ज्यादा समय लगता था, मेट्रो भी नहीं थी दिल्ली में।
तो वो सारे संघर्ष छूट जाते हैं अगर आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मिल जाते हो। और बड़े बड़े लोग जो थिएटर की दुनिया के थे वो वहां पर सब सिखाते थे। तो मनोज जी के मन में निश्चित तौर पे ये रहा होगा, जिसका जिक्र किताब में बहुत विस्तार से है, कि भाई वहां पर अगर आपको सीखने को मिल जाए तो आपको जो आपका ख्वाब है वो आसानी से पूरा हो सकता है। लेकिन मनोज जी की किस्मत ऐसी थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद उनको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश नहीं मिला। और वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जिसका किताब में जिक्र है कि पहली बार क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, तीसरी बार क्या हुआ, कि उसमें तो वो पूरी एक कहानी है। लेकिन अब हाल यह है कि वो किंवदंती है। मनोज जी अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, लेक्चर देने जाते हैं। तो ये उस व्यक्ति ने अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने हुनर से इस कदर खुद को तपाया, इस कदर खुद को साबित किया कि अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बिना वहां से पढ़े हुए उनको बुलाता है और उनकी बात सुनता है। अब तो उनको एक कहा जाता है कि बाकायदा एक इंस्टीट्यूट है, अभिनय के इंस्टीट्यूट हैं मनोज वाजपेयी। बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं, एनएसडी से निकलते हैं मनोज वाजपेयी, मुंबई पहुंचते हैं और उनको बैंडिट क्वीन में एक छोटा सा रोल मिलता है शेखर कपूर वाली फिल्म में मानसिंह का, जिससे वो बड़े पर्दे पे आ तो जाते हैं, लेकिन वो कामयाबी उन्हें नहीं मिलती है जिस कामयाबी की उन्हें तलाश थी। और फिर उनकी मुलाकात होती है दौड़ फिल्म के लिए राम गोपाल वर्मा से, और राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि तुम दौड़ मत करो, मैं तो तुम्हें ही खोज रहा था 4 साल से, और अब तुम्हारे साथ लेकर के मैं एक फिल्म बनाऊंगा। क्या है राम गोपाल, चूंकि आपने विस्तार से लिखा है फिर भी मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बता पाएं कि राम गोपाल, हमेशा मनोज वाजपेयी कहते हैं कि राम गोपाल वर्मा का मेरे जीवन में बड़ा योगदान रहा है, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने मनोज वाजपेयी को बनाने में पूरी मदद भी की, शुरुआत भी की, और फिर राम गोपाल वर्मा से उनका एक लंबा झगड़ा भी हुआ, और फिर राम गोपाल वर्मा उनको सरकार 3 में भी लेते हैं। क्या है पूरा राम गोपाल वर्मा का किस्सा? क्योंकि मनोज वाजपेयी की बात करेंगे तो राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, ये लोग तो आएंगे ही आएंगे। अविनाश, राम गोपाल वर्मा, मैंने एक बहुत लाइन लिखी और वो मुझे लाइन खुद ही लिखने के बाद संतुष्टि हुई। वो लाइन ये है कि राम गोपाल जो बड़े निर्देशक हैं वो सिर्फ इसलिए बड़े नहीं होते कि वो बड़ी फिल्में बनाते हैं या अच्छी फिल्में बनाते हैं, वो बड़े इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो हुनर को पहचानना जानते हैं, प्रतिभा को पहचानना जानते हैं। तो मनोज वाजपेयी को राम गोपाल वर्मा और महेश भट्ट जैसे निर्देशक मिले तो वो उनका रोल वही था कि महेश भट्ट ने पहले उनको स्वाभिमान सीरियल जब मिला उसमें पहचाना, और वहां जब पहचाना उनकी प्रतिभा को तो उनका रोल स्वाभिमान में जो केवल 10 एपिसोड के लिए था वो फिर वो 250 एपिसोड तक चला। और फिर कैसे उन्होंने बहन की शादी तक के लिए पैसे दिए महेश भट्ट ने। पहचान मिली, स्वाभिमान से पहचान मिली। फिर उनको तमन्ना जैसी फिल्म मिली, तमन्ना में एक बहुत शानदार रोल था। ये अलग बात है कि तमन्ना अलग किस्म की फिल्म थी, पूजा भट्ट ने बनाई थी, वो अलग किस्म की फिल्म थी जिसमें परेश रावल मुख्य भूमिका में थे, लेकिन मनोज वाजपेयी का बहुत सशक्त रोल था उसमें। जिन लोगों ने देखी है उनको याद होगा। उसके बाद भट्ट कैंप से वो जुड़े रहे तो वहां महेश भट्ट ने पहचाना उनकी प्रतिभा को। ये अलग बात है कि उनको वो रोल महेश भट्ट की फिल्म में नहीं मिल पाया जो वो शायद सोच रहे थे या वो जिसके हकदार थे, क्योंकि उनमें अभिनय प्रतिभा तो कूट कूट कर है, लेकिन वो रोल नहीं मिला जिससे एक झटके में आप बड़े पर्दे पे छा जाओ। वो रोल उनको राम गोपाल वर्मा ने दिया सत्या के जरिए। जब दौड़ का ऑडिशन देने गए मनोज वाजपेयी तो राम गोपाल वर्मा ने पूछा कि भाई आपने क्या किया है, तो उन्होंने बैंडिट क्वीन का जिक्र किया कि मानसिंह का रोल किया है। तो राम गोपाल वर्मा को बड़ा झटका लगा कि अरे यार, मैं तो उस रोल को बहुत उसका मुरीद हूं, अब मैं ढूंढ रहा था उस बंदे को जिसने मानसिंह का रोल किया है, लेकिन वो तो काफी अधेड़ था और तुम बिल्कुल यंग बंदे हो। तो मनोज वाजपेयी ने वो जिक्र किया कि भाई तो फिल्म में एक्टिंग थी, लेकिन चूंकि बहुत कम डायलॉग थे मानसिंह के, बहुत मूक तरह का किरदार था वो, तो वो उतना मुखर नहीं था, तो उसने उसको लोगों ने पहचाना नहीं। राम गोपाल वर्मा ने जब समझ लिया कि इस बंदे ने मान सिंह का किरदार किया, इतना इंटेंस कैरेक्टर किया हुआ है, तो फिर वो दौड़ का तो एक बहाना था, दौड़ में उनको एक किरदार मिला छोटा सा परेश रावल के हेंचमैन का, और उसके बाद तो फिर इतिहास से जब सत्या में उनको भीकू मात्रे का किरदार मिला। हालांकि पहले राम गोपाल वर्मा ने सत्या जो मेन कैरेक्टर है उसके लिए ही उनको साइन किया था, लेकिन चक्रवर्ती के आने के बाद मनोज वाजपेयी को भीकू मात्रे का किरदार दिया, जिसको लेकर मनोज जी को पहले बड़ा झटका लगा कि यार ये रोल हाथ से चला गया, क्योंकि ऐसा ही वाकया उनके साथ बैंडिट क्वीन में भी हुआ था, जब उनको विक्रम मल्ला का किरदार मिलते मिलते हाथ से छिटक गया निर्मल पांडे के आने की वजह से।
और मनोज वाजपेयी ये चाहते भी थे कि वो मिल ना पाए कभी, क्योंकि उसका किरदार वो सुंदर है, वो चला जाएगा फिर। वो स्वाभाविक है, उनको आइडिया था, उनको लग रहा था कि अगर वो मिल लिया तो गड़बड़ हो सकती है। मनोज वाजपेयी सत्या में रोल करते हैं और पूछते हैं जब खड़े होकर के कि मुंबई का किंग कौन, भीखू म्हात्रे, और दर्शक तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। लेकिन उसके बाद भी मनोज वाजपेयी को वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है, मुझे लगता है शुरुआती दिनों में, जिसके वो बड़े हकदार थे। उसके बाद उन्होंने लगातार कई फिल्में की और एक पूरा दशक 2000 से लेके 2009-10 के आसपास का जो रहा है, जिसका आपने बाकायदा जिक्र किया है इस किताब में, वो बड़ा ही उथल पुथल वाला रहा है। उस कामयाबी को वो हासिल नहीं कर पाए जो सत्या में उन्हें मिल गई थी। इसकी कुछ वजहें रही हैं क्या, कि खराब फिल्मों का चयन, या आप पहुंच गए, आपको सरवाइव करने के लिए आपको फिल्में करनी ही करनी हैं? इस तरह के जिक्र आपने किया है चूंकि बाकायदा किताब में, फिर भी मैं चाहता हूं कि जब आप उस प्रक्रिया से गुजरे होंगे तो वो दर्शकों को बताइए जरा कि क्या रहा था वो मनोज वाजपेयी की असफलता की जो कहानियां हैं बाद की, भीखू म्हात्रे के बाद। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि असफलता और सफलता बहुत ही अलग तरह के टर्म्स हैं। उसको हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से देखता है। आप जिसको सफलता मानते हैं वो शायद दूसरे की नजर में सफलता ना हो, क्योंकि सफलता का मतलब सिर्फ टिकट खिड़की की सफलता एक कारक हो सकता है, और भी चीजें हैं। तो मनोज वाजपेयी के जीवन में सफलता तो सत्या से आ गई, बॉलीवुड सक्सेस, कमर्शियल सक्सेस भी मिल गई और क्रिटिकली सक्सेस भी मिल गई। आलोचकों ने भी सराहा और आम जनता तो पागल हो गई थी भीखू म्हात्रे को देखकर, जिसका जिक्र किताब में बार बार है। उसके बाद उन्होंने ऐसी फिल्में की जैसे शूल में फिर एक उन्होंने माइलस्टोन गढ़ा, एक दिखाया कि उनका रेंज क्या है। शूल आज भी उनकी सबसे शानदार फिल्मों में एक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रयोगधर्मी फिल्म की, कौन, राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी जिसमें सिर्फ 3 किरदार थे। वो एक अलग तरह का किरदार था, एकदम दर्शकों को चौंकाया उन्होंने। उसके बाद का जो पूरा एक दशक है वो ये है जब एक अभिनेता, जो मेरा मानना है, क्योंकि इस पर मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो मैं उस पर बहुत बारीकी से कमेंट कर सकूं। मैं एक, जो आपने कहा कि आपने उनकी जीवन यात्रा को परखते हुए, समझते हुए जो समझा, मुझे लगता है कि शुरुआती दौर की फिल्में जब उनकी फ्लॉप हुई, जैसे घात, दिल पे मतले यार, ये कमर्शियल फिल्में थी। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती तो मनोज वाजपेयी, जिनको हम बेहतरीन अभिनेता के रूप में जानते हैं, वो शायद बेहतरीन सुपरस्टार की दौड़ में होते। स्टार और अभिनेता का जो अंतर है वो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो फिर कमर्शियल सक्सेस होती। वो एक मसाला फिल्में थी, अलग तरह की फिल्में थी। जो 3-4 फिल्में उन्होंने कमर्शियल फिल्में की, जो कमर्शियल क्या कहना चाहिए, मसाला फिल्में कहना चाहिए, तो वो उन्होंने की, लेकिन वो नहीं चल पाई। हालांकि अलग अलग उन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ की, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से, उसमें मेहुल कुमार भी थे जो मसाला फिल्मों के बड़े भारी निर्देशक थे, जिनके साथ अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर सब उसी दौर में काम कर चुके थे 2-4 साल पहले, आगे पीछे। लेकिन वो फिल्में नहीं चली। तो वो नहीं चलने का जो नुकसान होता है वो मनोज वाजपेयी को भी हुआ। और हालांकि उस दौर में उनकी अच्छी फिल्में आई जिन्होंने छाप छोड़ी। पिंजर बहुत शानदार फिल्म जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला। जुबैदा फिल्म आई, जुबैदा में अलग तरह का किरदार था। हालांकि मेन लीड में तो करिश्मा और रेखा थी, लेकिन मनोज वाजपेयी का बहुत सशक्त रोल था, बहुत उनको पहचान मिली। लेकिन फिर यही है कि किस्मत थोड़ी सी ट्रैक से उतर जाए, जब आपका समय थोड़ा खराब हो जाए, फिल्में फ्लॉप हो जाए, तो आप कई बार पैसे कमाने के लिए भी, क्योंकि आप सुपरस्टार नहीं हो उस तरह के, तो आप गलत फिल्मों का चयन कर लेते हो। कभी आप मानते सही हो लेकिन डायरेक्टर गलत मिल जाता है आपको। फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी है लेकिन डायरेक्टर गलत मिल गया। कभी फिल्म की स्क्रिप्ट जो कागज पे बहुत अच्छी लगती है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत खराब हो जाती है। जैसा 1971 वाली सारी वजह, जैसा 1971 इनकी जो फिल्म है मनोज वाजपेयी, नहीं 1971 तो बहुत शानदार फिल्म है। 1971 तो बेसिकली प्रचार के अभाव में खत्म हो गई। 1971 तो ऐसी फिल्म है जो न केवल संतुष्टि देती है एक अभिनेता को, बल्कि दर्शक को भी बहुत चौंकाती भी है, दर्शक को भी आनंद भी देती है और दर्शक को रुलाती भी, हंसाती भी है। उस फिल्म में एक पूरा पैकेज है। अमृत सागर एक बहुत यंग डायरेक्टर थे उस टाइम, उन्होंने वो फिल्म बनाई थी मनोज वाजपेयी को लेकर। जी उन्होंने फिल्म बनाई और बहुत शानदार फिल्म बनाई, लेकिन वो प्रचार के अभाव में, उसका किस्सा भी किताब में है। किताब में है, अमृत सागर ने जिक्र किया कि चूंकि उसी दिन 6 या 7 फिल्में रिलीज हुई थी, और चूंकि मनोज वाजपेयी के अलावा 1971 में कोई भी ऐसा कलाकार नहीं था जो दर्शक को थिएटर तक ला सकने की स्थिति में हो, और 6-7 फिल्में जब रिलीज हो तो आपका कंपटीशन बढ़ ही जाता है।
और उसका प्रचार उस तरह से हुआ नहीं जिस तरह से होना चाहिए था, तो जिसका नुकसान फिल्म को हुआ। तो एक अच्छी फिल्म जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 1 साल बाद, वो फिल्म उस वक्त दर्शकों ने देखी नहीं थी। और आप यकीन जानिए कि कोरोना काल में जब अमृत सागर ने उस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, तो वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा यूट्यूब पर देखी जाने वाली फिल्म है, कम से कम हिंदी फिल्म हम कह सकते हैं। जब आपने किताब लिखी है तभी वो 2 करोड़ हो गई थी, उसके व्यूज 2 करोड़ के पार थे। वो बहुत मतलब बहुत जबरदस्त उसको चर्चा मिला यहाँ पर यूट्यूब पर। अब अगर हम मनोज वाजपेयी की बात करते हैं तो उसमें तमाम नाम मुझे याद आ रहे हैं जो जुड़ते जाएंगे, जैसे हंसल मेहता हैं, जैसे अनुराग कश्यप हैं, जैसे अभिनव सिन्हा हैं, शाहरुख खान हैं। लेकिन इनमें सबसे इंटरेस्टिंग जो किस्सा लगा मुझे, वो किस्सा है अनुराग कश्यप का। दोस्ती, झगड़ा और फिर दोस्ती, जिन्होंने मनोज वाजपेयी को बॉलीवुड में सरदार खान की खिताब दे दिया। क्या है वो किस्सा, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला? देखिए, अनुराग कश्यप और मनोज वाजपेयी के बीच उम्र का फासला है, और अनुराग कश्यप को बॉलीवुड में स्थापित करने में मनोज वाजपेयी का बहुत रोल रहा है, और वो अनुराग कश्यप खुद भी मानते हैं। मतलब सत्या से ही, वो तो सत्या के राइटिंग में, हाँ नहीं, सत्या की राइटिंग में लेके आए। और उसके बाद हुआ ये कि मनोज वाजपेयी को जहां जहां काम मिलता था वहां मनोज वाजपेयी अनुराग को खींच लेते थे। तो अनुराग ने मुझसे कहा भी कि मनोज वाजपेयी मेरे बड़े भाई की तरह थे मुंबई में, और जहां जहां वो जाते थे वो मुझे खींच लेते थे। उन्होंने ही भट्ट कैंप में मुझे मिलवाया, उन्होंने ही रामू से मिलवाया। तो वो एक उनका था, और उनका संबंध दोनों का ऐसा था कि वो लगभग साथ रहते थे शास्त्री नगर में कई बार, क्योंकि वो दोनों ही अकेले थे, शास्त्री नगर में साथ रहते थे। तो उनका संबंध छोटे भाई बड़े भाई वाला था। और जब आपका संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाता है तो आपको एक दूसरे पर हक लगता है कि आपका हक है एक दूसरे पर। और वो जो हक मानने वाला मामला है, उसमें कभी कभी गलतफहमियां आ जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा काम कोई कैसे मना कर सकता है, या मैं जो चाहता हूं वो ये कैसे मना कर सकता है। तो वो कभी कभी गलतफहमी आ जाती है, और वो पूरा किस्सा किताब में है। मुझे लगता है अगर पाठक पढ़ेंगे उसको तो तब वो समझ पाएंगे कि कितनी घनिष्ठता के बावजूद भी गलतफहमियां कैसे जगह बना लेती हैं संबंधों में। और वो मनोज जी ने भी जिक्र किया है, अनुराग ने भी कहा कि वो दौर ऐसा था जब थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आता था, थोड़ा सा ईगो था कि यार अगर वो सामने वाला बात नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करता जाओ। तो वो एक उम्र का तकाजा भी होता है। जब हम लोग मैच्योर होते हैं, जब हम उम्र के साथ बड़े होते हैं, तो समझ में आता है कि यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसको बैठ के सुलझाया जा सकता था। और वही हुआ, जब मैच्योरिटी आती है तब, हाँ, जब आया तो मनोज जी को भी लगा कि एक दिन जब अच्छी फिल्म बना रहा है अनुराग, जिसको आप लेके आए हो इंडस्ट्री में, और शायद अनुराग ने मुझसे कहा भी था कि उंगली पकड़ के वो मुझे हर जगह ले गए। तो जब इस तरह का संबंध रहा हो तो आपको लगता है कि अच्छी फिल्म बनाई है उसने तो उसको फोन कर दूं। और लेकिन ये ईगो भी था कि मुझसे काम नहीं मांगूंगा, तो फोन किया, उसको बधाई दे दी, लेकिन काम नहीं मांगा। फिर 1-1.5 साल बाद वो जब बर्फ पिघल गई तो अनुराग ने, सरदार खान का कैरेक्टर जब गढ़ा गया, तो अनुराग कश्यप ने फिर उनको फोन किया कि भाई आइए और कीजिए ये रोल। तो जाहिर सी बात है, वो सिर्फ मामला ये होता है कि बर्फ का पिघलना, जब आपके संबंधों में थोड़ी सी शिथिलता आ जाए, थोड़ा सा दरार आ जाए, तो वो कौन बात पहले करे, वो ईगो वाला जो मामला है, वही शायद मुझे लगता है वहां रहा। और उसके बाद तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद तो मुझे लगता है कि मनोज वाजपेयी के, जिसको कहा जाता है कि अच्छे दिन, वो आ गए। बिल्कुल। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद वो, अब अलीगढ़ को कमर्शियल सक्सेस माना जाए न माना जाए, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अलीगढ़ देख करके मनोज वाजपेयी के अभिनय का कायल ना हुआ हो। अलीगढ़ जो फिल्म मनोज वाजपेयी की है, या फिर गुली गुइयां का, मैंने तो क्या, हाँ बिल्कुल, अलीगढ़ तो मतलब कई सारी फिल्में हैं। किताब में मैंने लिखा भी है कि बहुत कम अभिनेता ऐसे होते हैं, बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जिनको उनको 1 या 2 फिल्मों के लिए याद रखा जाता है कि भाई फला 2 फिल्में बहुत शानदार है जिसमें एक्टिंग मतलब फॉर एक्सीलेंस था। लेकिन मनोज जी के करियर में कम से कम 8-10 ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनकी एक्टिंग बेजोड़ है। एक्टिंग तो सब में ही अच्छी है, लेकिन वो बेजोड़ है। तो उसमें अलीगढ़ जो है, कुछ समीक्षक जो है अलीगढ़ को नंबर 1 पर रखते हैं। और मैं खुद पर्सनली, मुझे अलीगढ़ फिल्म की खासियत ये लगी कि अलीगढ़ एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बनी हुई फिल्म होने के बावजूद बोरिंग नहीं है। उसमें एक लय है, और एक्टिंग के मामले में मनोज जी ने जो अदाकारी की है वो
अदाकारी सीखी नहीं जा सकती। मतलब कई सारे एक्सप्रेशन ऐसे हैं, हाँ वो अभिनय से आगे की चीज है। मैंने उस किताब में जिक्र किया, वो मेरा पर्सनल अनुभव है कि कुछ जगह एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो अभिनय से आगे की चीज है। तो वो अलीगढ़ बहुत ही शानदार फिल्म है, और अलीगढ़ के कई सारे किस्से मैंने किताब में लिखे हैं। मुझे लगता है कि वो, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो सब कुछ हम बातों में ना करके हम दर्शकों के लिए भी कुछ छोड़ दें, ताकि ये किताब पढ़ करके लोग समझ सकें कि मनोज वाजपेयी आखिर मनोज वाजपेयी बने कैसे हैं। इसके अलावा भोसले करते हैं, अद्भुत फिल्म है भोसले भी, और फैमिली मैन ने तो फिर मुझे लगता है कि पूरा करियर ही पलट दिया मनोज वाजपेयी का, पहली और दूसरी दोनों ही। इसके अलावा बीच में कॉमर्शियल कई सारी फिल्में हैं। फैमिली मैन ने उनकी मास अपील क्रिएट कर दी, जो कई बार लोग कहते थे, फिल्म समीक्षक कहते थे कि मनोज वाजपेयी बतौर एक्टर तो बहुत उम्दा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन दर्शकों के बीच, आम दर्शकों के बीच उनकी उतनी पैठ नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म कोविड काल में बहुत पॉपुलर हुए हैं, उस पर जो वेब सीरीज आई बहुत पॉपुलर हुई, और फैमिली मैन चूंकि वेब सीरीज बहुत शानदार है और मनोज वाजपेयी का अभिनय बहुत शानदार है, तो वो दोनों सीरीज, मतलब अमूमन होता है कि पहली सीरीज बहुत अच्छी होती है, दूसरी थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन फैमिली मैन के संग ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत शानदार वेब सीरीज बनी। मनोज जी का अभिनय बहुत लाजवाब है और वो आम दर्शकों को बहुत लुभाया, तो उनकी पैठ आम दर्शकों के बीच में व्यापकता, पहुंच बहुत ज्यादा हो गई, जो शायद पहले उतनी नहीं थी। मतलब कुछ फिल्में, जैसे भोसले फिल्म है, भोसले बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन भोसले एक आर्टिस्टिक फिल्म है, तो वो क्या है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। इसी तरह गली गुलियां बहुत शानदार फिल्म है, लेकिन वो आर्टिस्टिक फिल्म है, वो ऐसी फिल्म है कि वो फेस्टिवल में जाएगी तो अवार्ड जीतेगी, उसको देखने के लिए अलग तरह की रुचि चाहिए, अलग तरह की दिलचस्पी चाहिए, तब आप देख सकते हैं। लेकिन फैमिली मैन ऐसी थी जिसमें एक्टिंग भी थी, मसाला भी था, मनोरंजन भी था, तो वो निश्चित तौर पर उसका बहुत फायदा मनोज वाजपेयी के करियर में हुआ हो। और जैसा कि आपने लिखा भी है कि फैमिली मैन ने मनोज वाजपेयी को एवरी मैन के लिए उपलब्ध करा दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो और आपकी एक लाइन, मैंने किताब पढ़ते हुए एक लाइन पढ़ी और उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया, तो मुझे लगा कि वाकई ये सच है कि मनोज वाजपेयी फिल्म इंडस्ट्री में इकलौते ऐसे अभिनेता हैं फिलहाल जिनकी मिमिक्री नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी रेंज इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसकी मिमिक्री करना लगभग असंभव है। ये आपने खुद महसूस किया था या कुछ कैसे देखा था सर इसको? क्योंकि आपके लिखने के बाद मैंने सोचना शुरू किया इसके बारे में। नहीं, ये कई सारे लोगों ने कहा भी, क्योंकि उनकी मिमिक्री नहीं हो पाती, उनके कैरेक्टर की, जैसे भीकू मात्रे की लोग करने की कोशिश करें, तो वो सब चीज है। लेकिन जब आप एक एक्टर की रेंज बहुत हो और एक्टर किसी एक किरदार में बंधा ना हुआ हो या उसका एक ही स्टाइल शीट ना हो, तो मनोज वाजपेयी की तो खासियत ही है कि वो कैरेक्टर में इतना डूब जाते हैं, इतना घुस जाते हैं कि आपको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। भोसले देखते वक्त लगता ही नहीं है कि ये क्या है, मतलब वो भोसले ही लगता है आदमी। भीकू मात्रे तो भीकू मात्रे लगता था, वो पहली फिल्म थी 1998 की, भोसले अभी आई है 2020 में। आप सारी फिल्में देख लो उनकी, तो जब किरदार इस तरह से जिए जाते हैं तो मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए मुश्किल हो ही जाती है। वो किरदारों की एक्टिंग कोई बहुत ही पॉपुलर हो जाए तो उसकी करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कैरेक्टर जो व्यक्ति है उसकी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका कोई मतलब एक वो नहीं है, स्टाइल नहीं है कि अमिताभ बच्चन का एक स्टाइल है कि हाँ है, तो वो आप पकड़ लोगे उसको। मनोज वाजपेयी का वो पकड़ना स्टाइल नहीं है, पकड़ना बेहद ही मुश्किल है। मनोज वाजपेयी के बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस किताब में दर्ज है। लेकिन पीयूष सर, मुझे लगता है कि आपका भी वक्त हो रहा है, तो जाते जाते मैं बस एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, मनोज वाजपेयी और महात्मा गांधी के संबंध के बारे में, जिसका जिक्र इस किताब में शुरुआत में है। चूँकि महात्मा गांधी भारत में आकर के महात्मा गांधी तभी बनते हैं जब वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह में हिस्सा लेते हैं, और उसी के बाद नील की खेती खत्म होती है और वहाँ से महात्मा गांधी भारत के एक आइकॉन बनते हैं। और उन महात्मा गांधी का मनोज वाजपेयी से एक डायरेक्ट संबंध है, एक कोठी के जरिए। मैं चाहता हूं कि आप वो कहानी बताएं और उसके बाद हम दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि वो किताब पढ़ें, किताब खरीदें, पढ़ें, और तब इसके बारे में, मनोज वाजपेयी के बारे में और ज़्यादा विस्तार से वो समझ पाएँ। तो आखिरी किस्सा मुझे उस कोठी का। अविनाश, पहले मैं 2 लाइन किताब के बारे में कह दूं कि ये किताब बेसिकली मनोज जी के जीवन के संघर्ष और उनकी जीवन यात्रा पर ज्यादा फोकस है, बनस्पत फिल्मों के बारे में जितनी जानकारी नहीं है। हाँ, और वो संघर्ष इतना
वो संघर्ष इतना रोमांचकारी है, वो संघर्ष इतना फिल्मी है कि मैंने मनोज जी से भी कहा कि इस पर एक फिल्म बन सकती है, क्योंकि उसमें इतने उतार चढ़ाव, जैसे स्क्रिप्ट होती है फिल्म की कि उसमें ऊपर नीचे होता है कि भाई आप एक मोड़ आता है, ट्विस्ट, टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं। तो वो मनोज जी के जीवन की कहानी को आप पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि यार हर थोड़ी देर बाद कोई चैलेंज आता है उनकी लाइफ में, और उस चैलेंज को ओवरकम करते हैं, फिर कोई चैलेंज आता है, फिर ओवरकम करते हैं। तो वो लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, और यही लाइफ इस किताब को लिखने की वजह थी, क्योंकि मुझे छोटे छोटे किस्सों में मालूम था उनका संघर्ष, जो अब एक किताब की शक्ल में है। और उससे कई सारे लोग शायद मोटिवेट होंगे, कई सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, कई सारे लोगों को मालूम पड़ेगा कि बॉलीवुड पहुंचकर किस तरह का संघर्ष है, वो दुनिया किस तरह की है, माया नगरी किस तरह की है। मुझे लगता है कि वो जो कॉम्प्लीमेंट था पंकज त्रिपाठी वाला, वो अद्भुत है। उसको पढ़ते हुए, और मैंने चूंकि वो शो में भी देखा था, वो रोंगटे खड़े हो गए थे जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी ने बताया था उस किस्से के बारे में, चप्पल चोरी वाला। खैर वो तो हो सकता है कि बिल्कुल मैंने पंकज जी से पूछा भी कि भाई ये किस्सा आपने सुनाया तो था, लेकिन क्या थोड़ा सा आपने इसमें मिर्च मसाला लगाया क्या? क्योंकि कपिल शर्मा का शो था। कह रहा नहीं, ये ऐसा ही था, और मतलब मैं उनका भक्त हूँ मनोज वाजपेयी का। और फिर जब मैंने किताब के सिलसिले में बहुत सारे लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि मनोज जी का भक्त कोई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे युवा एक्टर उनके भक्त हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनको देखकर बॉलीवुड पहुंचे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा, जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि मुझे लगता था कि मैंने बहुत पढ़ा उनके बारे में, बहुत सारी जानकारी मैंने जुटा ली है, लेकिन मुझे एक दो दोस्त ऐसे मिले, एक दो परिचित ऐसे मिले कि उनको मनोज जी के बारे में बहुत अंदर की जानकारियां थी। जैसे फिल्म बाबू का जो जिक्र है उनके पिता का, उनके पिता फिल्म बाबू थे, वो रील को लेके जाते थे मुजफ्फरपुर से और पटना तक, जो उसका जिक्र है। तो वो फिल्म बाबू का काम किया था, इसका जिक्र मेरे एक दोस्त हैं विष्णु उपाध्याय, उन्होंने मुझसे किया कि वो ऐसा काम करते थे। तो ये जानकारी मेरे लिए नहीं थी, मैंने फिर मनोज जी की बहन से इस चीज को कंफर्म किया और वो लिखा है। तो ऐसी बहुत सारे लोग मुझे मिले जिनको मनोज जी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी, और वो वास्तव में भक्त जिसको हम कहते हैं वो थे। जैसे उनके पिता ऑडिशन देने जा रहे हैं, उनके पिता ऑडिशन देने जा रहे हैं, धर्मेंद्र वहां पे मौजूद हैं। वो तो बहुत दिलचस्प किस्सा है। तो वो तो मुझे लगता है लोग चौंकेंगे, लोग जब पढ़ेंगे इसको, किताब को। इसीलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया था शुरुआत में, हालांकि मैंने नोट कर रखा था। बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब मुझे पता चला तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, एक किसान जिसको हम किसान पिता के रूप में देख रहे हैं या किसान के रूप में देख रहे हैं, वो कहाँ, उसका क्या एक्टिंग का और वो भी जिस जिले से आते हैं, बिहार का बहुत सबसे पिछड़े जिलों में से एक है वो, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दोनों ही, मोतिहारी और बेतिया। तो मैंने कहा कि वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, लेकिन वो किस्सा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, पढ़ने में बहुत लोगों को मजा आएगा। जहां तक आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, तो वो भी बहुत शोध के दौरान या जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा दिलचस्प एक कनेक्शन जुड़ गया कि महात्मा गांधी और मनोज वाजपेयी के बीच में कोई सिरा आपस में नहीं जुड़ता। एक गुजरात का, एक बिहार का। नहीं, कोई नहीं, महात्मा गांधी कब हुए, मनोज वाजपेयी कब हुए, और क्या लेना देना दोनों का। लेकिन मनोज वाजपेयी जिस घर में रहते हैं या रहते थे, बेलवा में जिस कोठी में रहते थे, उसमें महात्मा गांधी एक बार आए थे जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान। बिल्कुल, तो वो क्यों आए थे वो किस्सा पूरा किताब में है ही। और उसी दिन से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई जिस दिन से मनोज वाजपेयी का जन्मदिन पड़ता है। तो ये कुछ अजीबोगरीब संयोग है जो मनोज जी के जीवन में महात्मा गांधी से जुड़ जाते हैं। संयोग से सुभाष घई ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी महात्मा गांधी पर, उसमें भी मनोज जी ने काम किया है। तो ये सारे संयोग हैं, और बेतिया मनोज जी की अभिनय आग्रह की जमीन बना, बेसिकली हम कह सकते हैं। तो वो सारे मैंने संयोग निकाले और बड़े दिलचस्प मेरे ख्याल से बन गए। तो ये थे पीयूष पांडे जो बता रहे थे कि मनोज वाजपेयी पर जो किताब लिखी है कुछ पाने की जिद, उसके बनने की जो रचना प्रक्रिया है वो क्या है। इस किताब को प्रकाशित किया है पेंगुइन प्रकाशन ने। करीब 200 पन्ने की किताब है, और इस किताब को आप पढ़ेंगे तो कहीं बोर नहीं होंगे। और अगर आपको लगता है कि मनोज वाजपेयी सिर्फ एक अभिनेता भर हैं, तो मुझे लगता है कि वो आप थोड़ी सी गलतफहमी पाले हुए हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि मनोज वाजपेयी कितने बड़े रियल फैमिली मैन हैं, और कैसे उन्होंने अपने एक लंबे परिवार को अपने संघर्षों की बदौलत
अच्छे से चलाया है। ये पूरी किताब उनके जीवन की संघर्ष गाथा है, जिसको आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि और आपको मज़ा आने वाला है। और एक बार शुक्रिया फिर से पीयूष सर इस किताब को लिखने के लिए, व्यक्तिगत तौर पे ये मैं शुक्रिया थैंक यू अविनाश। मैं चाहूंगा कि जो दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं वो किताब पढ़ें और किताब सिर्फ पढ़कर उसके ऊपर प्रतिक्रिया दें, उसको बताएं कि उनको क्या अच्छा लगा। एक लेखक के तौर पे मैंने किताबें पहले भी लिखी हैं, लेकिन वो तीनों किताबें जो मैंने लिखी हैं वो व्यंग हैं, तो व्यंग संग्रह के रूप में तीनों किताबें आई हैं। ये पहली कोशिश थी मेरी बायोग्राफी लिखने की। मैंने बायोग्राफी लिखी, जब लिखने बैठा शुरुआत की थी तब मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। एज ए जर्नलिस्ट बहुत अनुभव है, लेकिन बायोग्राफी को लिखना एक अलग तरह का चैलेंज था। हाँ, तो वो लिखा, मुझे अच्छा लग रहा है कि जो अभी तक रिएक्शन आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन फिर भी जो और पाठक पढ़े वो ट्विटर पर, फेसबुक पर जहां भी रिएक्शन दे सकते हैं, फोन कर सकते हैं, तो उससे हौसला भी बढ़ता है और उसमें जो कमियां हैं वो भी पता उसको दुरुस्त कर दी जाएंगे। अगले एडिशन में उसको दुरुस्त किया जा सकता है, अगले एडिशन में भी किया जा सकता है। कभी जीवन में कुछ और मौका मिला तो आपको आइडिया लगता है कि नहीं कुछ और लिखा, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी। तो चलिए, ये तो रचना प्रक्रिया है और जो सतत प्रक्रिया है चलती रहेगी। तो आप दर्शकों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, आप जो जानना चाहे वो पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपके सवालों के साथ एक बार हम फिर से पीयूष जी को लेकर के आएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद ये भी करेंगे कि इस किताब पर एक बार आपके साथ मनोज वाजपेयी भी साथ में बैठें तो और मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया। हम दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि पीयूष जी के साथ हम अगली जो मुलाकात है हमारी मनोज वाजपेयी के साथ होगी।